हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। तो ये पूरा टॉपिक हम कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंटीग्रल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल का। ये लैटिन वर्ड से मिला है मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कर्नल। कर्नल मीन्स कर्नल ऑफ अ नट। ठीक है। Nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contains the genetic material. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनेल है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है अपने अंदर। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। उसका और भी आप अच्छा डायग्राम देख सकते हो गूगल से। ये पोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं। न्यूक्लियस एक कम्प्लीटली बाउंड पूरा चारों तरफ से बाउंड होता है मेम्ब्रेन से। ठीक है। और भी अगर हम देखें तो इट इज़ इनगर्डल्ड बाय द स्ट्रक्चर रिफर्ड टू एज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये चारों तरफ से न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर्ड भी होता है। इसका फंक्शन है कि ये सेल्स के हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, वही जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग कहेंगे हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब जेनेटिक सब्सटेंस, इसको रखता है। साइट है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनाता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए कुछ कुछ फंक्शंस। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। ठीक है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से मतलब इसमें ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। मतलब ये न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ जैसे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस के कंटेंट्स को साइटोप्लाज्म से। इनर और आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट होता है एक स्पेस से, जिसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, चार मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होता है। ये एसोसिएट होता है प्रोटीन से और उसके स्ट्रक्चर से, जिसमें कि क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन है, जीन रेगुलेशंस है। ठीक है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म को फेस करता है। कंटिन्यू होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है सेल का। ठीक है। ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये स्पेस वैसा है जो कि इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर और आउटर। तो उसके बीच का जो स्पेस है ना, उसको हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये बफर जोन प्रोवाइड करता है जो कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके स्ट्रक्चर का। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा। ये हेल्प करता है मॉलिक्यूल के एक्सचेंज में, जैसे कि आरएनए प्रोटीन्स हो गए, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, न्यूक्लियर पोर है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये मेजर जो पार्ट है यहाँ पे मिडल पार्ट ये न्यूक्लियोलस का है। ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेकडाउन और फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन अलाउइंग द क्रोमोसोम टू सेपरेट एंड सब्सिक्वेंटली रिफॉर्म्स अराउंड द न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियाई इन द डॉटर सेल। वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब टूटेगा, और वो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के अलाउ करेगा और वापस से वो रिफॉर्म होता है जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है ना उसके अराउंड। ठीक है। ब्रेक डाउन बिगिनस एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज एंड कंटिन्यूज टिल प्रोमेटाफेज। स्टार्ट होता है प्रोफेज के टाइम में और प्रोमेटाफेज तक ये कंटिन्यू होता है। ये ऑकर होता है फॉस्फोराइलेशन न्यूक्लियर प्रोटीन का और ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियर लैमिना का। ठीक है। रिफॉर्मेशन में क्या हुआ, पहले तो ब्रेक डाउन हो गया, रिफॉर्मेशन में ये एनाफेज के टाइम में स्टार्ट होता है और ये ख़त्म कब होता है, जीवन फेज, जब सेल साइकिल का जीवन फेज होता है उस टाइम डीफॉस्फोराइलेशन होगा न्यूक्लियर पोर का, और डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये न्यूक्लियर पोर का रिफॉर्मेशन होता है। ठीक है। फंक्शंस क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है, ये वॉल की तरह काम करता है जो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के कंटेंट से, अलाउ करता है कुछ टाइनी नॉन पॉलर मॉलिक्यूल को कि उससे पास करे, ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरली, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंडरनीथ में प्रेजेंट होता है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्टिव सील्ड है जो कि प्रिवेंट करेगा ताकि जो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि इसी के अंदर स्टोर होता है ना, तो अगर वो प्रोटेक्शन का काम देगा तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल को सेफली स्टोर करके रख पाएगा। कंट्रोल करता है मॉलिकुलर इनफ्लो और आउटफ्लो को, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड कुछ भी सब्सटेंस अपने आप मूव ना करने लगे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल सिग्नलिंग में और जीन एक्सप्रेशंस में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनए, राइबोसोम्स और भी सारी चीज़ें जैसे राइबोसोमल सब यूनिट, रेगुलेटरी फैक्टर, ये सारे एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, वो भी किसमें? यूकार्योटिक सेल्स में, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जीन एक्सप्रेशन करवाएगा, सेल साइकिल रेगुलेशन करवाएगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाएगा, सेलुलर हेमोस्टेसिस कराएगा और मतलब मेंटेन करेगा सेलुलर हेमोस्टेसिस को, ये सारे प्रोसेस। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में अब समझते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इन्वेलप के चारों तरफ वो एम्बेडेड, मतलब होता है ना कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन में डिवाइड है। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वो एक्वस चैनल फॉर्म करता है जो हेल्प करता है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ भी मॉलिक्यूल अपने आप नहीं आएगा, वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करेगा पास होने के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल आराम से डिफ्यूज़ कर जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सिर्फ स्मॉल आयंस डिफ्यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और वो उसको एनर्जी नहीं चाहिए मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आएंगे? वाटर आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे और स्मॉल प्रोटीन्स आ जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये लार्ज प्रोटीन को मूव कराने के लिए या फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को मूव कराने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, याद रखना है। एक्टिव का मतलब ही होता है कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको मूवमेंट के लिए, और ये हाईली स्पेसिफिक होंगे। अब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के बारे में भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग एनालिस कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। तो अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप थोड़ा थोड़ा ये सब ऐड कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट में ही आ जाए कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करिए तो उसमें आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन डिस्टिंक्ट होता है न्यूक्लियस से, जो कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को कंटेन करता है, जो कि प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को। इसमें बेसिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जैसे कि लाइसिन्स हो गया, अर्जिनिन हो गए। इसके टाइप में भी बात करें तो मोनोपार्टाइड एनएलएस, बाईपार्टाइड एनएलएस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इसको ये इम्पोर्ट रिसेप्टर के हेल्प से रिकॉग्नाइज होते हैं। और न्यूक्लियर इम्पोर्ट मैकेनिज्म में होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो एनएलएस के साथ बाइंड करेगा, इम्पॉर्टेंट अल्फा जो कि अडप्टर का काम करेगा, फिर इम्पॉर्टेंट बीटा अगर बाइंड करेगा इम्पॉर्टेंट अल्फा के साथ और वो कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। मतलब कि इम्पॉर्टेंट बीटा जब बाइंड किया इम्पॉर्टेंट अल्फा कार्गो कॉम्प्लेक्स के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स जाकर इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियोपोरिन्स के साथ और वो एनपीसी के थ्रू मूव कर जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जीटीपी बाइंड करेगा इम्पॉर्टेंट बीटा के साथ और वो रिलीज़ करेगा कार्गो, और फिर ये इम्पॉर्टेंट रिसाइकल होगा बैक साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्ट मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम लोग और भी दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे।